नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक आपकी परीक्षा होनी है, इस आयोग के द्वारा करवाई जानी है। ये है जूनियर असिस्टेंट की। अब आपके पास इसके लिए काफ़ी कम समय बचा है और हो सकता है आप लोग रास्ते में हो। तो जूनियर असिस्टेंट और एजीटीए की एक हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे आज और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, जहाँ से आपसे सवाल सीधे देखने को मिल सकते हैं। और ये चैप्टर्स हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक, तो ये तीनों टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक सरसरी नज़र से देखेंगे और एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले एक बार इसको जरूर देखिए, ताकि आपसे जो इन चैप्टर्स से संबंधित सवाल पूछे जाने हैं, आप उन पर अच्छी कमांड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देखो। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? यानी कि एक इसमें शब्द आया ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन क्या है, आओ इसको समझते हैं। यह एक साझा अपरिवर्तनीय खाता है, याद रखिएगा। इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे व्यावसायिक नेटवर्क में लेन देन रिकॉर्ड करना, परिसंपत्तियों को ट्रैक करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना, ये इसका मुख्य कार्य है। साथ ही साथ ब्लॉकचेन लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए डिजिटल प्रारूप में जानकारी को ये संग्रहित करता है। ठीक है। इसके अलावा ब्लॉकचेन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे ब्लॉकचेन एक नई तकनीक है। इसे आमतौर पर एक अन्य नाम से जाना जाता है, डीएलटी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। डीएलटी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन एक नई तकनीक है जिसे डीएलटी यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इस तकनीकी की सहायता से करेंसी के साथ साथ किसी भी चीज को डिजिटल फॉर्मेट में बदलकर स्टोर किया जाता है। याद रखिएगा, इसका मुख्य काम क्या होता है? करेंसी के साथ साथ किसी भी चीज को डिजिटल फॉर्मेट में बदलकर स्टोर करना। यह एक एक्सचेंज प्रोसेस है जो डेटा ब्लॉक कर अपना काम करता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपसे कथन बना के पूछे जा सकते हैं, ये देखो। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक दूसरे से जुड़ा होता है और इन ब्लॉक को आमतौर पर सिक्योरिटी के पर्पज से ये सेफ होते हैं, हैक नहीं किया जा सकता। इस तकनीकी का जो उद्देश्य होता है दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित करना, जैसा अभी मैंने आपको पहले बताया था। याद रखिएगा, दस्तावेजों को डिजिटली सुरक्षित रखना ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन तकनीकी को समझने के लिए गूगल डीओसी का उदाहरण लिया जा सकता है। ठीक, ब्लॉकचेन डिजिटल जानकारी को रिकॉर्ड और वितरित करने की अनुमति देता है। याद रखो, रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है और डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति देता है। यह लेन-देन का एक अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड है। इस इन शब्दों को गौर करना। लेन-देन का एक परिवर्तनीय रिकॉर्ड आपसे हो सकता है एग्ज़ाम हॉल में कथन बना के पूछ ले। लेकिन आप ऐसा कथन देखोगे जहाँ पर अपरिवर्तनीय हो, यानी कि लेन-देन का एक अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड है, जिसे बदला, हटाया या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता। ये इसकी महत्वपूर्ण खूबी है। इसके अलावा ब्लॉकचेन को पहली बार 1991 में शोध परियोजना के रूप में प्रस्तावित किया गया था। अगर आप बिटकॉइन की बात करो, तो बिटकॉइन से भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो वर्ष 2009 में बिटकॉइन में ब्लॉकचेन का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपसे यूपी ट्रिपल एससी ने पिछले एग्जाम्स में पूछा भी था। इसके अलावा बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन तकनीकी के आधार पर बनाई गई है। आपसे सवाल सीधा पूछा गया था कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी किस तकनीकी के आधार पर बनाई गई थी? आप बताओगे ब्लॉकचेन तकनीकी। ठीक। इसके अलावा ब्लॉकचेन तकनीकी का इस्तेमाल अन्य कहाँ-कहाँ किया जाता है? क्रिप्टो करेंसी में, विकेंद्रीकृत वित्त अनुप्रयोगों में, गैर परिवर्तनीय टोकन में, स्मार्ट अनुबंधों के निर्माण में। साथ ही साथ अगर हम आपसे ब्लॉकचेन की विशेषताएं पूछें, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसकी एक अन्य विशेषता है कि ये इम्यूनरेबिलिटी है। अ, इसके अलावा इन्हेंस्ड सिक्योरिटी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स इसकी एक विशेषता है और साथ ही साथ कंसेंसस। अब ये होते क्या हैं? अभी हम लोग इनको आगे डिस्कस करेंगे, एक-एक शब्द को। ठीक है? ब्लॉकचेन की कुछ अन्य विशेषताएं पहले आप देख लो, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड, ये हिंदी में मैंने लिख दिया है। ब्लॉकचेन की जो विशेषताएं हैं, ब्लॉकचेन की कई विशेषताएं हैं, जिसमें मुख्य विशेषताएं जैसे विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसमें होता क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें कैसे काम करती है? तो नेटवर्क विकेंद्रीकृत है, यानी कि विकेंद्रीकृत जिसका अर्थ होता है नोड्स का एक समूह नेटवर्क को बनाए रखता है, जिससे यह विकेंद्रीकृत हो जाता है और यह ब्लॉकचेन तकनीकी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ब्लॉकचेन हमें उपयोगकर्ताओं की एक सीधी स्थिति में रखता है। चूंकि सिस्टम को किसी भी गवर्निंग अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम
इसे सीधे वेब से एक्सेस कर सकते हैं और अपनी संपत्ति वहां पर स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अपरिवर्तनीय, ये इसकी एक विशेषता है। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम करता है? अपरिवर्तनीय एक ऐसी चीज है जिसे बदला नहीं जा सकता। यह ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी विशेषता है। याद रखिएगा, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, जो यह सुनिश्चित करती है कि यह तकनीक एक स्थायी अपरिवर्तनीय नेटवर्क के रूप में बनी रहेगी। चूंकि यह एक वितरित प्रणाली है, इसलिए सिस्टम के प्रत्येक नोड के पास डिजिटल लेजर की एक प्रति होती है। यह कोई लेन-देन जब कोई लेन-देन जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नोड को उसकी वैधता की जांच करनी होती है। यदि बहुमत को लगता है कि यह वैध है, तो इसे लेजर से जोड़ दिया जाता है। यह पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। इससे भ्रष्टाचार नहीं होता है, यानी भ्रष्टाचार रहित टेक्नोलॉजी है ये। नोट्स से बहुमत की सहमति के बिना कोई भी लेजर में कोई भी लेन-देन ब्लॉक नहीं जोड़ा जा सकता। एक बार लेन-देन ब्लॉक को लेजर में जोड़ दिए जाने के बाद कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इस लाइन को आप याद रखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक? इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आपसे बनाए जाते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की विशेषता नहीं है या फिर है, नीचे 4 या 5 ऑप्शंस दे दिए जाएँगे। तो एक बार अगर लेन-देन ब्लॉक को लेजर में जोड़ दिया गया, तो कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। इस प्रकार नेटवर्क पर कोई भी उपयोगकर्ता इसे संपादित या हटा या फिर अपडेट नहीं कर सकता। आगे, बढ़ी हुई सुरक्षा, ये भी एक विशेषता है इसकी। चूंकि यह किसी केंद्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता से छुटकारा दिलाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने लाभ के लिए नेटवर्क को किसी भी विशेषता को आसानी से नहीं बदल सकता। एन्क्रिप्शन का उपयोग सिस्टम के लिए सुरक्षा की एक और परत सुनिश्चित करता है। ब्लॉकचेन पर हर जानकारी क्रिप्टोग्राफिक रूप में हैश की जाती है। इन शब्दावलियों का आप गौर करोगे, यानी यहाँ से आपसे स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। इसलिए डेटा को बदलने या छेड़छाड़ करने का मतलब है, ठीक, सभी हैश आईडी को बदलना। यदि कोई नेटवर्क को दूषित करना चाहता है, तो उसे नेटवर्क में प्रत्येक नोड पर संग्रहित प्रत्येक डेटा को बदलना होगा। लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, जहां सभी के पास वही खाते की एक प्रति होती है। वितरित खाता बही क्या है? इसकी एक विशेषता है, यह सार्वजनिक खाता बही लेनदेन और भागीदार नोड्स के बारे में हर जानकारी प्रदान करेगा। बहुत से लोग देख सकते हैं कि वास्तव में खाता बही में क्या चल रहा है, यानी सबके लिए ये एक्सेसिबल होता है। नेटवर्क पर खाता बही सिस्टम पर अन्य सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए रखा जाता है। वितरित खाता बही किसी भी संदिग्ध गतिविधि या छेड़छाड़ का वास्तव में अच्छी तरह से जवाब देता है। नोट्स खाता बही से सत्यापनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। जबकि कोई उपयोगकर्ता एक नया ब्लॉक जोड़ना चाहता है, तो दूसरों को लेन देन को सत्यापित करना होगा, फिर हरी झंडी देनी होगी। और ब्लॉकचेन सुविधाओं को काम करने के लिए प्रत्येक सक्रिय नोड को खाता बही को बनाए रखना होगा और सत्यापन के लिए भाग लेना होगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आम सहमति, इसमें क्या है? आगे देखो, हर ब्लॉकचेन आम सहमति एल्गोरिदम की वजह से सफल होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा हर ब्लॉकचेन में नेटवर्क को कोई भी लेन-देन में मदद करने के लिए आम सहमति होती है, कॉन्सेंसस। सरल शब्दों में आम सहमति नेटवर्क पर सक्रिय नोड्स के समूह के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यहाँ नोड्स जल्दी और अपेक्षाकृत तेजी से किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। जब लाखों नोड्स किसी लेनदेन को मान्य कर रहे हैं, तो सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आम सहमति जरूरी होती है। नोड्स का एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे इसके मूल में चलने वाले एल्गोरिदम पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी। कौन-कौन सी विशेषताएं मैंने बताई थी आपको? ये विशेषताएं थी डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लेजर्स और कॉन्सेंसस, ठीक, इनहैंस्ड सिक्योरिटी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ब्लॉकचेन के प्रकार। यहाँ से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। ब्लॉकचेन के प्रकार कौन-कौन से हैं? इसके टोटल 4 प्रकार हैं। ये 4 प्रकार आप इनकी परिभाषाएँ याद रखना, चूँकि स्टेटमेंट बना के पूछे जा सकते हैं। कौन-कौन से हैं? सार्वजनिक ब्लॉकचेन है, निजी ब्लॉकचेन है, कंसोर्टियम है और हाइब्रिड है। सार्वजनिक को कहेंगे पब्लिक ब्लॉकचेन और निजी को कहेंगे प्राइवेट ब्लॉकचेन, कंसोर्टियम और साथ ही साथ हाइब्रिड। तो एक-एक करके इनको समझते हैं, इनकी विशेषताएँ। पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होता है? देखो, पब्लिक का मतलब है सभी के लिए खुला हुआ। सार्वजनिक है, अर्थात ये गैर प्रतिबंधात्मक होता है। जैसे सार्वजनिक, जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक मैंने पार्क बनवाया, ठीक है? इस पार्क में मैंने ये मेरा निजी पार्क है। इसको मैंने पैसे देकर बनवाया है।
तो अब मैं इस पार्क में मैंने बहुत सारे वृक्ष लगवा दिए, खूब अच्छा हरा-भरा कर दिया इसको। फिर मैं इसमें अलाउ करूँगा लोगों को कि भैया 18 प्लस के जो लोग हैं, वो इस पार्क में जा सकते हैं और इसकी खूबसूरती का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये मेरा निजी है और इस पर फैसला करने का अधिकार मुझे है। लेकिन अगर यही पार्क सरकार बनवाती, तो सरकार जो डिस्क्रिमिनेशन वाला भाव है, जैसे मैं अगर हो सकता है, मैं अगर कह दूँ कि इसमें केवल और केवल पुरुष जाएगा, महिला नहीं जाएँगी, तो ये मेरा निजी फैसला होगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन अगर सार्वजनिक है, मान लीजिए सरकार पार्क बनवा दे, तो वो फिर इसमें डिस्क्रिमिनेशन कुछ आधारों पर नहीं कर सकता है। ठीक है? तो ठीक उसी प्रकार से पब्लिक ब्लॉकचेन ये सार्वजनिक है। अब इसमें प्रतिबंध जैसी स्थितियां नहीं होंगी, अर्थात यह गैर प्रतिबंधात्मक है, अनुमति रहित वितरित खाता प्रणाली है। ठीक, यानी कि नॉन रेस्ट्रिक्टिव परमिशन लेस है। याद रखिएगा, इन शब्दों को गौर करो। इसी प्रकार के शब्द आपसे स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है नॉन हटा दे, आपसे रेस्ट्रिक्टिव और यानी कि अनुमति सहित हो सकता है आपसे शब्द डाल दे स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर इन शब्दों पर आपको गौर करना है। पब्लिक ब्लॉकचेन जैसे ही शब्द आएगा, आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि गैर प्रतिबंधात्मक है, यानी इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। अनुमति रहित है, यानी कि परमिशंस नहीं होगा। ठीक, परमिशन लेस है। अच्छा, और इसकी क्या विशेषता है? एक नोड या उपयोगकर्ता जो पब्लिक ब्लॉकचेन का हिस्सा है, उसे वर्तमान और पिछले रिकॉर्ड तक पहुंचने, लेन-देन को सत्यापित करने या आने वाले ब्लॉक्स के लिए प्रूफ ऑफ वर्क करने और खनन करने के लिए अधिकृत किया जाता है। तो ये दोनों विशेषताएं आप याद रखो। अच्छा, अब हम बात कर लें निजी ब्लॉकचेन की। प्राइवेट ब्लॉकचेन ये क्या है? ये देखो प्राइवेट है, तो मैंने पार्क बनवाया है अपना प्राइवेट, तो मैं इसमें प्रतिबंध लगा सकता हूँ कि इसमें केवल मेल जाएगा या फिर वुमेन जाएगा या फिर केवल चिल्ड्रन जाएंगे, बच्चे जाएंगे। तो यहाँ मैं प्रतिबंध लगा सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार से जो निजी ब्लॉकचेन है, ये प्रतिबंधात्मक होता है। अनुमति ब्लॉकचेन होता है, इसमें परमिशन की आवश्यकता होती है, जो केवल बंद नेटवर्क में संचालित होता है। इस प्रकार के ब्लॉकचेन का प्रयोग आमतौर पर किसी संगठन या उद्यम के भीतर किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा, ऐसे जो ब्लॉकचेन्स होते हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? किसी संगठन या फिर उद्यम के भीतर। आगे क्या कह रहा है? यहाँ केवल चयनित सदस्य ही इसके भागीदार होते हैं। कुछ चुनिंदा, जैसे मैंने चुना है लोगों को कि केवल और केवल मेल जाएगा अंदर, तो यहाँ पर केवल चयनित सदस्य ही इसके भागीदार होते हैं। सुरक्षा प्राधिकरण अनुमति पहुंच का स्तर नियंत्रित करने वाले संगठनों के हाथों में होता है। याद रखो, इसको जो हैंडल कर रहा होगा, जैसे इसको मैं नियंत्रित करता हूँ, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक, ठीक उसी प्रकार से सुरक्षा, प्राधिकरण, अनुमति, इसमें एक्सेस कौन करेगा? पहुंच का स्तर नियंत्रित करना, ये किसके हाथों में होगा? ये उस संगठन के हाथों में होगा। निजी ब्लॉकचेन सार्वजनिक ब्लॉकचेन के समान ही है, लेकिन निजी ब्लॉकचेन का छोटा और प्रतिबंधात्मक होता है। यानी निजी ब्लॉकचेन जो होता है वो छोटा और प्रतिबंधात्मक होता है, जबकि सार्वजनिक ब्लॉकचेन क्या है? वो छोटा नहीं है, वो ब्रॉड है। उसमें सभी के लिए एक्सेसिबल होता है ना? आगे देखो, नेक्स्ट कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। यह ब्लॉकचेन एक सेमी डिसेंट्रलाइज्ड प्रकार का है। याद रखें, इन शब्दों को आप पकड़ के चलोगे, पूछे जा सकते हैं। यह ब्लॉकचेन एक सेमी डिसेंट्रलाइज्ड प्रकार का ब्लॉकचेन है। यहाँ एक से अधिक संगठन ब्लॉकचेन नेटवर्क का प्रबंधन करते हैं। इस प्रकार के ब्लॉकचेन में एक से अधिक संगठन नोड के रूप में काम कर सकते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान और खनन कर सकते हैं। वहीं हाइब्रिड की अगर हम बात करें, हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या होता है? निजी और सार्वजनिक ब्लॉकचेन का एक बीच का संयोजन होता है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाए कि हाइब्रिड ब्लॉकचेन ये किसका किसका सम्मिलित रूप है, तो आप बताओगे प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन का। यह दोनों प्रकार के ब्लॉकचेन विशेषताओं का उपयोग करता है। ब्लॉकचेन से डेटा या रिकॉर्ड से केवल एक चयनित भाग को ही सार्वजनिक होने की अनुमति दी जाती है, जबकि ब्लॉकचेन को निजी नेटवर्क में गोपनीय रखा जाता है। ब्लॉकचेन की हाइब्रिड प्रणाली लचीली होती है। इसमें निजी नेटवर्क में एक लेन-देन आमतौर पर नेटवर्क के भीतर सत्यापित किया जाता है। तो ये सारे के सारे आपके स्टेटमेंट्स बनाए जा सकते हैं। आप इन सारे के सारे कथनों को याद रखोगे। आगे देखो, ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म्स भी कुछ हैं। तो ये कौन-कौन से हैं? हाइपरलेज़र फैब्रिक, ये ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म्स हैं। हाइपरलेज़र, सोटूथ, इसके अलावा एथेरियम। हाइपरलेज़र फैब्रिक क्या है? ये एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर वाला प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें सदस्यता सेवा और सहमति है। ये नेटवर्क को सक्षम करता है। फैब्रिक नेटवर्क के सदस्य इस प्लेटफ़ॉर्म में एक साथ नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन स्टेटमेंट्स को आप याद रखोगे। ठीक?
हाइपर लेजर फैब्रिक उपयोगकर्ता को अब उनके गोपनीय अनुबंधों और निजी लेन-देन का समर्थन करने के लिए एक सुरक्षित और स्केलेबल प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। इसके अलावा प्रमुख विशेषताओं में इसकी विशेषताएँ क्या हैं? यह प्लेटफ़ॉर्म अत्यधिक मॉड्यूलर है और इसमें अंतिम विलंबता कम है। यह ठोसपन को सहारा देता है। इसके अलावा यह रिजिड है, यानी कि यह बहुभाषी बुद्धिमान अनुबंधों का समर्थन भी करता है। इसमें प्लग करने योग्य सहमति और पूछताछ योग्य डेटा है। हाइपरलेजर सॉटूथ क्या है? हाइपरलेजर सॉटूथ हाइपरलेजर और लिनक्स फाउंडेशन द्वारा सह स्थापित एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्रोडक्ट है। बस ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे ऊपर वाली किसका किसका एक ज्वाइंट वेंचर है ये। इसमें सर्वसम्मति तंत्र है जिसे प्रूफ ऑफ elapsed टाइम के रूप में जाना जाता है। यह सॉटूथ लाइब्रेरी विकसित की जाती है जो कस्टमाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के प्रोग्रामर को सॉटूथ के लिए किसी भी हिस्से को अपने अनुप्रयोगों के उपयोग करने के लिए चुनने की अनुमति देगी। सॉटूथ नेटवर्किंग के लिए स्प्लिंटर को भी एकीकृत करता है। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं अपनी। वो कौन-सी हैं? जैसे उपयोगकर्ता को कोडिंग करते समय सॉटूथ लाइब्रेरी का उपयोग करने की अनुमति देना, साथ ही साथ नेटवर्क के लिए स्प्लिंटर का स्प्लिंटर को प्रदान करना, और जो एथेरियम मैंने आपको बताया था, ये क्या है? इसे ईटीएच के नाम से भी जाना जाता है। ये शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे ईटीएच के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लेटफ़ॉर्म का जो मुख्य उद्देश्य तीसरे पक्ष की पहुँच को समाप्त करना है। 2 पक्षों तक सीमित है, जो आगे के वित्तीय साधन ट्रैकिंग के लिए डेटा सहेजता है। एथेरियम में कोर प्रोटोकॉल डेवलपर्स, क्रिप्टो इकोनॉमिक शोधकर्ताओं, साइफरपंक और खनन संगठनों का सबसे बड़ा समुदाय है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, प्लेटफॉर्म तीव्र तैनाती का लाभ देता है। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कार्यक्षमता और ट्यूरिंग पूर्णता होती है। टोकनाइजेशन की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही साथ ये प्रूफ टू वर्क आधारित है। अब जो मैंने आपको दो बताए थे जो मैंने आपको दो ब्लॉकचेन के प्रकार बताए थे, उनका अंतर कैसे करेंगे? अंतर से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, कथन कारण से भी सवाल पूछे जाते हैं। देखो, एक तो मैंने बताया था सार्वजनिक ब्लॉकचेन, दूसरा बताया था निजी ब्लॉकचेन। अगर आपसे पूछे कि सार्वजनिक ब्लॉकचेन ये क्या सभी के लिए खुला है? हाँ, ओपन टू ऑल है। क्या ये केंद्रीकृत है या फिर विकेंद्रीकृत है? आप बताओगे विकेंद्रीकृत है। अगर ये विकेंद्रीकृत है यानी कि सभी के लिए एक्सेसिबल है, तो पारदर्शिता कैसी होगी? हाई पारदर्शिता होगी। सीमित मापनीयता होती है, इसकी एक विशेषता है। साथ ही साथ विकेंद्रीकरण के कारण उच्च होते हैं, और सर्वसम्मति तंत्र के कारण धीमी होती है। यानी लेन-देन की गति जो होती है वो सर्वसम्मति के कारण धीमी होती है, और सुरक्षा विकेंद्रीकरण के कारण हाई होती है। अच्छा, अब विशेषताएँ देख लो निजी ब्लॉकचेन की। तो विशिष्ट प्रतिभागियों तक ही सीमित होता है। जैसे मैंने आपको कार का उदाहरण दिया था, ठीक? और चूँकि कुछ ही प्रतिभागियों तक ये सीमित होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये केंद्रीकृत है। पारदर्शिता, चूँकि केंद्रीकृत है तो फिर पारदर्शिता जैसी चीज़ होगी नहीं, यानी कम पारदर्शिता होगी। उच्च मापनीयता होगी, विकेंद्रीकरण के कारण सुरक्षा कम होगी, ठीक? और तेज लेन-देन होगा, लेन-देन की गति आमतौर पर सार्वजनिक में धीमी होती है, लेकिन यहाँ पर तेज होती है। तो अंतर से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट बना के, ठीक है? और ये जो कुछ भी मैं आपके सामने इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, इन अ, इनको पढ़ने के लिए आपको अगर पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाइए। एप्लीकेशन में जाने के बाद आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? कंप्लीट कंप्यूटर की पीडीएफ डाल दी गई है, और केडी 50 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में देख लो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले हम इसमें 3 बातों की चर्चा करेंगे: परिचय, इतिहास, घटक और कंपोनेंट्स। आईओटी का परिचय और इतिहास, सबसे पहले इसको देखेंगे। आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से कई प्रकार के टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस को एक साथ जोड़ा जाता है। टेक्नोलॉजी हो गई और डिवाइसेस होंगी, ठीक? तो इन दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं, तो कई सारी डिवाइसेस को एक साथ जोड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में इसमें सभी डिवाइस को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाता है, तभी तो नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक? ये डिवाइसेस आपस में डेटा को साझा करती हैं। आईओटी के कई सारे प्रकार भी हैं। कौन-कौन से प्रकार हैं? आओ इसकी चर्चा कर लें। कंज्यूमर आईओटी, ये सॉल्यूशंस को अलग-अलग यूजर्स या फैमिली को एप्स, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस के माध्यम से आसान बनाते हैं। ध्यान दो, एप्स पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस के माध्यम से आसान बनाते हैं। ऐसे उत्पाद जो हमारे लिए कार्य या सेवाएं करके हमारे जीवन को आसान बनाते हैं,
कंज्यूमर्स आईओटी के अंतर्गत आते हैं। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ और वाईफाई इसके अच्छे उदाहरण हैं। इसके अलावा एक आईओटी और होता है जिसको बोलते हैं कमर्शियल आईओटी। क्या है? घर से बाहर हमारे दैनिक वातावरण को ये लक्षित करता है। ये उन एप्लीकेशन का सेट है जो ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां वाणिज्यिक कार्यालय, भवन, सुपरमार्केट्स आदि होते हैं। चूंकि नाम ही है कॉमर्शियल, ऐसे स्थानों का उपयोग की जाने वाली कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, वाईफाई, जिगबी, सिगफॉक्स, लोरा और एलटीई है। अब ये जो शब्दावलियां यहाँ पर लिखी हैं, सिगफॉक्स, लोरा, जिगबी, इनसे भी सवाल आपसे पूछे गए हैं जो नई परीक्षा एजेंसी है। कैसे सवाल पूछे जाते हैं अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। इन शब्दावलियों को भी डिस्कस करेंगे। आगे देखो, एक सीधा सा सवाल आपसे पूछा गया था एनफोर्समेंट कांस्टेबल में, आईआईओटी का पूरा नाम ये पूछा गया था। तो यहाँ से आप बता सकते हो। आईआईओटी का मतलब, इस आई का मतलब है इंडस्ट्रियल और आईओटी का मतलब हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या है? एक प्लांट के भीतर सेंसर और कंट्रोलर को इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़ना आईआईओटी कहलाता है। याद रखें, प्लांट के भीतर सेंसर और कंट्रोलर को इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़ना आईआईओटी कहलाएगा। इसमें वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क तकनीकें, सेंसर और कंट्रोल टाइप तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स मैंने आपको बताए थे कि आइए इनकी चर्चा कर लें। जैसे M2H और M2M, यहां से भी आपसे सवाल पूछे गए हैं नई परीक्षा एजेंसी के द्वारा। M2H में क्या है? मशीन टू ह्यूमन। यह कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन का ही एक रूप है। इसमें मनुष्य एआई और अन्य डिवाइस के साथ सहकार्य करता है। मशीन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन के कई सारे लाभ हैं, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन, स्कैनिंग। इसके अलावा M2M क्या है? M2M को कहते हैं मशीन टू मशीन, एक ऐसी अवधारणा जो दो उपकरणों को एक दूसरे के साथ डेटा और सूचना का आदान प्रदान करने की अनुमति देती है। ठीक है, मशीन टू मशीन हो गया। इसके अलावा M2M के कई सारे और भी विशेषताएं हैं। M2M संचार का उपयोग स्वचालित डेटा ट्रांसमिशन और मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच मापन के लिए किया जाता है। इस कम्युनिकेशंस की रेंज उच्च होती है, इसकी कम लेटेंसी होती है इसमें, और थ्रूपुट हाई होता है। इन तीनों शब्दावलियों को आप याद रखोगे। थ्रूपुट हाई, लेटेंसी कम, और कम्युनिकेशन की जो रेंज होती है वो हाई होती है, और एनर्जी कम होती है। ठीक, इसमें बड़ी मात्रा में डेटा को कलेक्ट और प्रोसेस किया जाता है। M2M में M2M संचार के लिए सबसे प्रसिद्ध प्रकार का टेलीमेट्री है। इसके प्रमुख जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे सेंसर, RFID, ये सवाल आपसे पूछा गया था यूपीटीपीएससी के द्वारा पिछले परीक्षाओं में। RFID क्या है? इसका पूरा नाम भी पूछा जा चुका है और इसकी परिभाषा भी पूछी जा चुकी है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर। इसके अलावा अब जरा ये जो मैंने शब्द आपको बताया है M2M, एक शब्द मैंने आपको बताया IoT। तो M2M मशीन टू मशीन और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अंतर क्या है? देखो, M2M सिस्टम सेलुलर या फिर वायर्ड नेटवर्क पर मशीनों, सेंसर, हार्डवेयर पर पॉइंट टू पॉइंट संचार का इस्तेमाल करता है। जबकि IoT की अगर हम बात करें तो एकत्रित डेटा भेजने के लिए IP आधारित नेटवर्क पर आत्मनिर्भर रहता है। वहीं M2M उपकरणों को एकत्रित डेटा का उपयोग करके सेवा प्रबंधन एप्लीकेशन द्वारा किया जाता है, जबकि IoT डेटा को कई समूहों में एंटरप्राइज सिस्टम के साथ एकीकृत करता है। M2M व्यवसाय को प्रभावित करता है, जबकि IoT अंतिम यूजर को प्रभावित करता है। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अब जरा चलो हम बात करते हैं IoT के इतिहास की। 1982 में IoT की पहली झलक मिलती है। कब? कार्नेगी विश्वविद्यालय में एक वेंडिंग मशीन को इंटरनेट से जब जोड़ा गया था। इसके अलावा टोस्टर को इंटरनेट से जोड़ा गया 1990 में, 1990 यानी 1990 में। 1990 में ही IoT को गढ़ा गया, और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को गढ़ने वाले थे, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, केविन एस्टन। इसके अलावा सन 2000 में क्या हुआ? LG स्मार्ट फ्रिज, इसमें यूजर्स को दूर से ही रेफ्रिजरेटर की सामग्री की जांच और प्रबंधन करने में सक्षम बनाया गया। दैनिक जीवन में IoT की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। 2004 में हुआ ये स्मार्ट वॉच, यानी चलते फिरते फिटनेस ट्रैकिंग और सूचना की प्राप्ति हुई। इसके अलावा 2007 में स्मार्ट आईफोन आया। 2011 में स्मार्ट टीवी के माध्यम से IoT से परिचित कराया गया। 2013 में गूगल लेंस के माध्यम से IoT से परिचित कराया गया, अर्थात इसमें छवि पहचानने में IoT की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। ठीक, 2014 इको, अमेजन के इको ने IoT का शक्ति प्रदर्शन किया। तो अमेजन का था इको,
2015 टेस्ला ऑटो पायलट आया। सेंसर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से अर्ध स्वायत्त ड्राइविंग क्षमताओं को पेश किया गया। तो इस प्रकार से हमें आईओटी के इतिहास से परिचित कराया गया। यानी धीरे 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 आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अपने पांव पसारता गया। इसके अलावा एक तथ्य आपसे पूछा जाता है कि आईओटी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो ये घटक हैं थिंग्स या फिर डिवाइसेस, गेटवे, क्लाउड, एनालिटिक्स, यूजर इंटरफेस। याद रखिएगा। अब इसमें थिंग्स या फिर डिवाइसेस क्या है, आओ इसकी चर्चा कर लें। देखो, थिंग्स या डिवाइसेस ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम के सेंसिंग और एम्बेडिंग कंपोनेंट्स हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे आईओटी के सेंसिंग और एम्बेडिंग कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो आप बताओगे थिंग्स या फिर डिवाइसेस। इसके अलावा इसमें सेंसर और एक्यूएटर्स लगे होते हैं। सेंसर इकोसिस्टम से डेटा एकत्र करता है और गेटवे को देता है, जबकि एक्यूएटर्स कार्यवाही करता है। याद रखिएगा, इकोसिस्टम से डेटा एकत्र करना और गेटवे को देना, ये किसका काम होता है, आप बताओगे सेंसर का। और एक्यूएटर का क्या काम होता है, उसकी कार्यवाही को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट देखो, गेटवे। दरअसल गेटवे में क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। सेंसर गेटवे को डेटा देता है। यहाँ डेटा की कुछ तरह की प्री प्रोसेसिंग होती है। याद रखिएगा, डेटा की प्री प्रोसेसिंग, ठीक। इसके अलावा डेटा की बड़ी मात्रा को पिछले चरण में सेंसर कर देते हैं और साथ ही साथ नेटवर्क और ट्रांसमिटेड डेटा के लिए सुरक्षा के स्तर के रूप में काम करता है। तो ये सारे के सारे जो विशेषताएं हैं, ये गेटवे की विशेषताएं हैं। इसके अलावा क्लाउड क्या है, आओ इसको देख लें। क्लाउड, डेटा एकत्र करने के बाद उसे क्लाउड पर अपलोड किया जाता है। सामान्य क्लाउड सामान्यतया 24/7 इंटरनेट से जुड़े सर्वरों का एक समूह होता है। क्लाउड आईओटी इकोसिस्टम का मस्तिष्क होता है, क्योंकि वे एकत्रित डेटा के लिए प्रोसेसिंग, कमांडिंग, एनालिटिक्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेषताओं में पूछे जा सकते हैं। एनालिटिक्स या फिर डेटा मैनेजमेंट, ये क्या है। इसका इस्तेमाल एनालॉग डेटा की विशाल मात्रा को की समझ बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा क्लाउड में डेटा प्राप्त होने के बाद प्रोसेसिंग की जाती है। डेटा के उचित विश्लेषण के लिए एल्गोरिदम लागू किए जाते हैं। अब आ जाओ हम बात कर लें यूजर इंटरफेस की। एंड यूजर डिवाइसेस, यूजर इंटरफेस आईओटी इकोसिस्टम का एक अंतिम कंपोनेंट है, जो एंड यूजर उपकरणों पर आधारित होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यूजर इंटरफेस क्या है, एंड यूजर डिवाइसेस, यानी कि यूजर इंटरफेस आईओटी इकोसिस्टम का अंतिम कंपोनेंट है, जो एंड यूजर उपकरणों पर आधारित होता है। इसके अलावा डेटा को क्लाउड पर अपलोड करने के बजाय स्थानीय स्तर पर भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ऐसी तकनीक को फॉग कंप्यूटिंग या फिर एज कंप्यूटिंग कहा जाता है। याद रखिएगा इस शब्द को। डेटा को क्लाउड पर अपलोड करने के बजाय स्थानीय स्तर पर भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और ऐसी तकनीकों को कहा किया जाता है फॉग कंप्यूटिंग। हम क्लाउड कंप्यूटिंग को आईओटी के लिए जोड़ते हैं, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग हमें स्केलेबिलिटी और संचालन की कम लागत देता है। ये स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लाउड की विशेषताएं, इंटरनेट के संबंध में क्लाउड किस प्रकार से सहायक है। ठीक। अब आ जाओ आईओटी आर्किटेक्चर्स की लेयर्स। यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला। तो आईओटी की जो वास्तुकला है, उसको 4 परतों में बांटा गया है। कौन-कौन से 4 परत हैं? सेंसिंग लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा प्रोसेसिंग लेयर है और साथ ही साथ एप्लीकेशन लेयर है। ये 4 लेयर्स हैं, याद रखिएगा, ऊपर से नीचे तक। और डेटा फ्लो की डायरेक्शंस भी याद रखो। अच्छा, एक-एक करके हम देखते हैं सेंसिंग लेयर क्या है। आईओटी आर्किटेक्चर की अगर आपसे पूछे पहली परत कौन-सी है, तो आप बताओगे सेंसिंग लेयर। काम क्या है इसका? विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करना। इसमें सेंसर और एक्ट्यूएटर्स शामिल होते हैं। तापमान, प्रकाश, ध्वनि आदि मापदंडों की जानकारी को ये एकत्र करता है। इसके अलावा नेटवर्क लेयर, आईओटी आर्किटेक्चर की अगर आपसे पूछे दूसरी लेयर कौन सी है, तो आप बताओगे नेटवर्क। ये आईओटी सिस्टम में डिवाइस के बीच संचार और कनेक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें प्रोटोकॉल और तकनीकें शामिल होती हैं। नेटवर्क टेक्नोलॉजी के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, सेलुलर नेटवर्क। इसमें गेटवे और राउटर्स भी शामिल होते हैं। याद रखें, डेटा एक्विजिशन सिस्टम डेटा एकत्रीकरण और रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा अ, इसमें जो अन्य लेयर है, वो है डेटा प्रोसेसिंग लेयर। आपसे अगर पूछे आईओटी की जो तीसरी लेयर है, वो कौन सी है? डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पर डेटा का विश्लेषण किया जाता है। इसे एज आईटी या फिर एज एनालिटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आपसे पूछे आईओटी की अंतिम लेयर कौन सी है, तो आप बताओगे एप्लीकेशन। या आपसे कहे कि सबसे ऊपरी लेयर कौन है, तब भी आप क्या कहोगे? एप्लीकेशन। ये अंतिम उपयोगकर्ता से इंटरेक्ट करती है। तो इसकी एक विशेषता ये है कि लास्ट यूजर से इंटरेक्शन करना। इसमें विभिन्न सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, जैसे मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल आदि शामिल होते हैं।
आईओटी प्रोटोकॉल क्या है, इसकी भी आओ चर्चा कर लें। यहां से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोटोकॉल, प्रमुख लिंक लेयर प्रोटोकॉल 802.3 ईथरनेट के लिए, और साथ ही साथ 802.11 वाईफाई, 802.16 वाईफाई मैक्स और 802.15.4 एलआर डब्ल्यू पी ए एन। अब सवाल ये है कि एल आर डब्ल्यू पी एन क्या है, तो आप बताओगे एल आर का मतलब है लो रेट, डब्ल्यू पी एन वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक, इसके अलावा 2G 3G 4G ये सारे के सारे मोबाइल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, नेटवर्क लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल में कौन कौन से आएंगे, IPv4 यानी आईपी वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और इसके अलावा 6LOWPAN। यहाँ से सवाल आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखोगे, लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, टीसीपी और यूडीपी। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, HTTP, COAP, इनके पूरे नाम पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। COAP क्या है, कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। MQTT यानी मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। XMPP एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। TDS डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। साथ ही साथ AMQP एडवांस्ड मैसेजिंग क्यूइंग प्रोटोकॉल, और साथ ही साथ वेब सॉकेट। अब आ जाओ, कुछ प्लेटफॉर्म से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाते हैं IoT में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। देखो, अमेज़न वेब सर्विस, ये किसका है, ये अमेज़न का है। इसके अंतर्गत दी जा रही जो सेवाएं हैं, फ्री RTOS, अमेज़न IoT कोर यानी AWS अमेज़न वेब सर्विस IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स कोर, ये भी एक प्लेटफॉर्म से दी जा रही सेवाएं हैं। AWS IoT एनालिटिक्स। ठीक, तो इसके अंतर्गत यानी अमेज़न वेब सर्विस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत जो दी जा रही सेवाएं हैं, वो ये 3 हैं, इनको याद रखो। आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा नंबर 2 में आ जाओ, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर IoT। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सेवाएं और उत्पाद, कौन कौन से एज्योर के अंतर्गत सेवाएं दी जा रही, देखो एज्योर ये किसका प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट का, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं और उत्पाद दी जा रही हैं, एज्योर IoT ऑपरेशंस, एज्योर IoT हब, एज्योर डिजिटल ट्विंस, एज्योर IoT एज, एज्योर स्पेयर विंडोज फॉर IoT, और एज्योर RTOS। ठीक है, इसके अलावा ओरेकल IoT, ये भी IoT प्लेटफॉर्म है। पार्टिकल IRI वोरासिटी, थिंगवर्क्स IIoT प्लेटफॉर्म, गूगल क्लाउड IoT, सिस्को IoT क्लाउड कनेक्शन, सेल्फ होस्ट IoT क्लाउड। देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि वाटसन IoT ये किसका है, तो आप बताओगे IBM। तो IBM का है वाटसन IoT प्लेटफॉर्म। वहीं RT किसका है, सैमसंग का। ठीक, तो ये तो मैंने बात कर ली IoT का एक क्विक रिवीजन। याद रखो, 1 से 2 बार आप इसको देखोगे तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपके दिमाग में आ ही जाएं, लेकिन हाँ, जब 1 से 2 बार देखोगे तो एग्जाम हॉल में जो स्टेटमेंट आएंगे, आप उन स्टेटमेंट्स तक आप पहुंच पाओगे, यानी उनमें से जो सही होगा वहां तक आप पहुंच सकते हो। और ऑब्जेक्टिव टाइप जब भी कभी सवाल हम हल करते हैं तो उसमें एक लाभ ये होता है कि आंसर हमारे सामने होता है। कभी आपने PCS के मेंस वगैरह लिखे होंगे, तो मेंस में आपने देखा होगा कि उत्तर हमारे सामने नहीं होता है। जो कुछ सोचना है हमें ही सोचना है, और उसी आधार पर फिर हम लिखते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में एक अच्छी बात ये होती है कि ऑप्शन हमारे सामने है, और उन्हीं में से आंसर एक हमारे सामने है। तो कहीं न कहीं सब चीज़ें रटनी नहीं होती हैं। अगर दिमाग में आपने 3 से 4 बार चीज़ों को रिवाइज़ कराया है, तो चांसेस होते हैं 60 से 70 या 80-90% कि आप हिट कर ले जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको 4 से 5 बार रिवीजन करना होगा। इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है? आगे देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका भी हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? इसे इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें संसाधन को इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ता की सेवा तक पहुंचाना होता है। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? डेटा और प्रोग्राम को क्लाउड की हार्ड ड्राइव या फिर लोकल सर्वर के बजाय इंटरनेट पर स्टोर करना। फिर से समझ लो, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव होती है या फिर लोकल सर्वर होता है, उसमें स्टोर ना करना। कहाँ स्टोर करना? इंटरनेट पर, और एक्सेस देना, यही है क्लाउड कंप्यूटिंग। आगे बढ़ो जरा। क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग पर कंप्यूटिंग संसाधनों के वर्चुअल इंस्टेंट के प्रकार बनाना वर्चुअलाइजेशन है।
क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? फ्रंट एंड और बैक एंड। आगे देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, उन सेवाओं से संबंधित भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन कौन सी हैं, इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, FaaS यानी फंक्शन एज अ सर्विस। सबसे पहले एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले देखो IaaS यानी IaaS क्या था? इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक, इसकी पहली विशेषता, यह इंटरनेट पर स्टोरेज, नेटवर्किंग जैसे स्केलेबल और वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। यह सेवा में उपयोगकर्ता की बुनियादी ढांचे पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है, इसको बिल्कुल सही है। वहीं PaaS क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, डेवलपर्स को अनुप्रयोगों का निर्माण और प्रबंधन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, इसका मुख्य टारगेट है। SaaS क्या है? यहाँ पर आप SaaS लिख लो। SaaS क्या है? इंटरनेट पर सब्सक्रिप्शन के आधार पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रदान करना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी सेवा के रूप में आप क्या दे रहे हो? आप दे रहे हो सॉफ्टवेयर। तो सब्सक्रिप्शन के आधार पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रदान करना, इस सेवा का उपयोग करके यूजर इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी डिवाइस से एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। वहीं FaaS क्या है? यह सिस्टम डिजाइन में एक मॉडल है जहां डेवलपर्स विशिष्ट कार्यों को करने के लिए छोटे और स्वतंत्र फंक्शंस लिखते हैं। ठीक है, आगे देखो, टाइप्स ऑफ क्लाउड, कौन कौन से क्लाउड के टाइप्स हैं? जैसे पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, कम्युनिटी क्लाउड है और साथ ही साथ हाइब्रिड क्लाउड है। तो ये सारे के सारे क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित शब्दावलियां हैं। खास तौर से आपको फोकस कहाँ करना है? आपको इन शब्दावलियों में फोकस करना है। यहाँ से सवाल आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। IaaS, PaaS, SaaS और साथ ही साथ FaaS। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग की। यहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। इसके अलावा आपसे यहाँ मैंने डिस्कस किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। ठीक, तो ये 3 टॉपिक्स को हमने आज कवर किया है। IoT, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग। इनको 2 से 3 बार आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, वो आपके दिमाग में आ जाएँगे और वहाँ फिर आप स्टेटमेंट को पढ़ते हुए सही कर सकते हो एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है? तो आप सभी लोग आई होप अपने-अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल गए होंगे और सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छा करके आइए और पेपर अगर मिलता है तो आप लोग उसकी फ़ोटो वगैरह लेके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए ताकि हम लोग उसको डिस्कस कर सकें। है ना? चलिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक अगेन।